हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम देख रहे हैं हमारे बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10। तो अभी तक हमने क्या कर लिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीख लिया था। हमने क्या कर लिया था बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीख लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 10 में बच्चों, कि यहाँ पर समझते हैं बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, समझो, ठीक है। एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है बच्चों। अब एक्सेप्शन कौन से बच्चों, उसको समझते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पर क्रोमियम और मैंने क्या लिखा, कॉपर। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन है, बाकी के एक्सेप्शन हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। क्रोमियम और कॉपर ये दोनों एक्सेप्शन है। जनरली अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जनरली क्या होता है, आप लोग अगर लिखना चाहोगे तो क्रोमियम आपका आता है 24 पर। क्रोमियम आपका किस पर आता है बच्चों, 24 पर। तो यहां पर क्रोमियम आपका आता है बच्चों 24 पर, ठीक है। क्रोमियम आपका कितने पर आता है बच्चों, 24 पर। और यहां पर क्रोमियम आपका कितने पर आता है बच्चों, 29 पर। तो देख लेते कैसे लिखेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। जनरली आप कैसे लिखोगे वो मैं आपको बताता रहा हूं। 4s2 3d4 आप लोग ऐसा लिखोगे। इसमें भी आप लोग कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 आप लोग ऐसा लिखोगे। जनरली आप लोग कैसा लिखोगे, ऐसा लिखोगे। लेकिन ये जो एक्सेप्शन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका गलत होता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका गलत होता है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके गलत होते हैं। क्यों होते गलत, समझते हैं बात। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। इसका जो होता है एक्यूरेट और करेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। और इसका कितना होता है बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, समझते हैं, देखते हैं। एक्सेप्शन आने का रीजन क्या है, ठीक है। तो ध्यान दे देना यहां पर, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबिलिटी, अब देखो जनरली आपका क्या होता है बच्चों, फुल फील्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। जनरली आपका क्या होता है बच्चों, जनरली आपका क्या होता है बच्चों, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ज्यादा स्टेबल होगा। जनरली स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले आप लिखो फिर मैं आपको समझाता हूं। जनरली स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर मैं आपको बता देता हूं। यहां पर सबसे ज्यादा होता है बच्चों आपका फुल फील्ड, फुल फील्ड के बाद आपका कौन सा होता है, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड के बाद आपका कौन सा होता है, पार्शियली फील्ड। ये तो आपका होता है बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरली स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो अब समझो बच्चों यहां पर कि फुल फील्ड आपका कौन सा होगा, एस के अंदर जब 2 आ जाएंगे तो फुल फील्ड हो गया, ठीक है। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो फुल फील्ड हो गया। यहां पर डी के अंदर 10 आ गए तो ये आपका फुल फील्ड हो गया, ठीक है। अगर आपके डी के अंदर यहां पर समझना एफ के अंदर 14 आ जाता है तो ये फुल फील्ड हो गया। तो मतलब इस तरीके से आप पी से ही देखो तो ज्यादा बेटर है। पी में 6 आ जाए, डी में 10 आ जाए और एफ में 14 आ जाए, ठीक है। अब यहां पर बताओ, यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर अगर मैंने लिख दिया यहां पर P3, P में 3 इलेक्ट्रॉन, D में 5 इलेक्ट्रॉन, F में 7 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे हाफ फील्ड, ठीक है। लेकिन बाकी इन दोनों के अलावा जितने भी होंगे रिमेनिंग ऑल वो सारे के सारे आपके किसके अंदर आएंगे बच्चों,
रिमेनिंग ऑल, वो सारे के सारे आपके किसके अंदर आएंगे, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स के अंदर। तो ये सारे के सारे ऑर्बिटल आपके ये वो फुल फिल्ड ऑर्बिटल आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल सबसे ज्यादा आपका स्टेबल, सबसे लेस आपका स्टेबल होगा। तो इसी हिसाब से हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों, ठीक है, ठीक है। आइडेंटिफाई, अब आपको आइडेंटिफाई करना है। यहां पर मैं आपको बताता हूं, यहां पर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हाफ filled and full filled electronic configuration in following, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको हाफ फील्ड और फुल फील्ड का पता लगाना है। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर नाइट्रोजन का 7, 1s2 2s2 2p3, और यहां पर मैंने लिख दिया नियोन का कितना 10, 1s2 2s2 2p6। अब बात समझो, यहां पर देखो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों। अगर मैं इस पी को बनाना चाहूं तो ये पी आपका कुछ ऐसा होगा, देखो हाफ फील्ड है, और ये आपका कैसा होगा बच्चों, ये आपका देखो, ये आपका कैसा होगा बच्चों, ये आपका इस तरीके से होगा, इसको बोलेंगे फुल फील्ड। तो यहां पर समझो ये आपका कौन सा ऑर्बिटल होगा बच्चों, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ये आपका कौन सा होगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा, और ये आपका कौन सा होगा बच्चों, फुल फील्ड ऑर्बिटल। कौन सा होगा बच्चों, ये आपका फुल फील्ड ऑर्बिटल होगा। अब बात को ध्यान से समझते बच्चों, यहां पर फर्स्ट और सेकंड। अब बात को ध्यान से समझते हैं कि आपको मतलब आइडेंटिफाई करना है कि फुल फील्ड कौन सा होता है, जिसमें पी में 3 होंगे, मतलब 3 होते ही तो वो तो आपका आधा भरा रहेगा, ठीक है, फुल फील्ड होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, जो स्टेबिलिटी होती है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिपेंड अपॉन, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिपेंड अपॉन, समझते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ electronic configuration is depend upon two factors, stability of electronic configuration is depends upon two factor, ठीक है। 2 फैक्टर्स पे आपके डिपेंड करता है बच्चों स्टेबिलिटी। सबसे पहला सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहला कौन सा, सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। अब समझते हैं सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों। देखो सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं आप लोगों के सामने 3 ऑर्बिटल बना रहा हूं, डी के बना रहा हूं, इस बार पी के तो मैंने बना दिए, डी के बना रहा हूं 3 ऑर्बिटल। बेटा ये काफी काम आएगा पीरियोडिक टेबल में, तो इसलिए अभी से ही आप लोग फोकस करो इसको अच्छे से, ठीक है, और मेरे से ज्यादा डाउट पूछो, ठीक है। ये डी हो गया, ये मैंने एक डी बना दिया, ठीक है, और यहां पर मैंने एक और मैंने यहां पर डी ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है। अब मैं यहां पर कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, ये मैंने इसके अंदर डी के अंदर मुझे 7 इलेक्ट्रॉन भरने, इसका मतलब D7, यहां पर डी के अंदर 5 भरने, यहां पर डी के अंदर 10 भर रहे, तो आपको पता पड़ गया होगा कौन सा आपका फुल फील्ड है, कौन सा आपका हाफ फील्ड है, इतना तो आपको पता पड़ गया होगा। फिर भी मैं बताता हूं, समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इसमें 5 भरो, 1 2 3 4 5, अब इसमें 7 भरने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इस तरीके से अब आपका इस तरीके से, अब इसमें कैसे पता लगा, सबसे बड़ी बात है इसमें कैसे पता लगा। तो इसमें हमको पता लगा रहा है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो देखो इसको पता लगाने के लिए आप देख पा रहे होंगे कि ये वाले ऑर्बिटल ज्यादा सिमेट्रिकली वे में भरे हुए, तो ये कौन से होंगे, सिमेट्रिकली वे में भरे, सिमेट्रिकली वे में भरे। ये वाले ऑर्बिटल आपके कौन से वे में भरे बच्चों, सिमेट्रिकल वे में। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, सिमेट्रिकल
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझना बात को ध्यान से, ये आपका सिमेट्रिकली वे में भरा है, ये भी आपका सिमेट्रिकली वे में भरा है। जब ये आपका सिमेट्रिकली वे में भरा है तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन क्या ये आपको सिमेट्रिकली दिख रहा है? नहीं, ये आपका अनसिमेट्रिकली भरा है, अनसिमेट्रिकली भरा है, अनसिमेट्रिकली आपका अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फील्ड है यहाँ पर, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर दो अलग अलग है और 3 अलग है। क्या ये सिमेट्रिकल लग रहा है? नहीं लग रहा। तो ये अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बट बेटा इसका काफी ज्यादा काम आता है, हम लोग इसको हल्के में लेते हैं लेकिन काफी ज्यादा काम आता है। अब हम समझते बच्चों इसमें, देख लेते हैं कि ये आपका सिमेट्रिकली वे में भरा है और ये आपका अनसिमेट्रिकली वे में भरा है। यहां तक आप लोगों को आ गया होगा, काफी इजी है, ठीक है ना। देन आफ्टर मैं आपको बोलूं यहां पर कि यहां पर देखो स्टेबिलिटी आपका स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is directly proportional to the symmetrical electronic configuration, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको क्या दिखेगा कि यहां पर इन दोनों का ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू D7, मतलब D10 और आपका D5 ज्यादा स्टेबल होगा किससे? D7 से। तो इसका मतलब आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा बच्चों कि यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकली वे में डिफाइन हो रही है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यहां पर D10 और D5 में आप नहीं निकाल पाए। आप तो बोल सकते हो सर दोनों सिमेट्रिकल है, तो इसमें से आपने फुल फील्ड, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका फुल फील्ड है, ये आपका फुल फील्ड है और ये आपका हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है। फुल फील्ड और हाफ फील्ड के बचे हुए सारे क्या होते हैं बच्चों? पार्शियली फील्ड होते हैं। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं बच्चों? पार्शियली फील्ड होते हैं, ठीक है। पार्शियली आपके क्या होंगे बच्चों? यहाँ पर ये आपके पार्शियली फील्ड होंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, ये आपका फुल फील्ड होगा, ये आपका पार्शियली फील्ड होगा। तो यहां से आपको ये समझ में आ रहा है कि D5 एंड D10 सिमेट्रिसिटी से आपको क्या समझ में आ रहा है? D5 और D10 दोनों ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू D7। तो ये तो ठीक है, चलो। लेकिन आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर D10 और D5 को कैसे कंपेयर करेंगे? तो इसके लिए एक और फैक्टर है, 2 फैक्टर पे डिपेंड करता था, मैंने एक फैक्टर बता दिया। अब अगला फैक्टर समझते हैं बच्चों। अगला फैक्टर है हमारा एक्सचेंज एनर्जी। अगला फैक्टर हमारा क्या बच्चों? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो समझते हैं बच्चों एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो यहां पर समझते हैं एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। समझना यहां पर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को किस तरीके से हम लोग यहां पर एक्सचेंज होगा एनर्जी का, उसको समझते हैं। अब देखो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि अब देखो मैं सिंपली सबसे पहले लिखा देता हूं। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्या होता है? जब आपके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे गए और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स आपके सिमिलर टाइप के होंगे तो वो आप एक दूसरे से एक्सचेंज होते रहेंगे, ऐसा एज्यूम किया गया है। ऐसा एज्यूम किया गया है कि अगर किसी ऑर्बिटल में हम लोग इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, अगर किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और अगर किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल के सेम ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, जैसे पी में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी में आपके कितने वो ऑर्बिटल होते हैं बच्चों? पी में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3 ऑर्बिटल में जो सेम इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, वो आपस में क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। आपस में क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ऐसा एज्यूम किया गया है। तो मैं आप लोगों को लिखाता हूं कुछ इसमें फैक्ट, तो लिख लेते हैं एक्सचेंज एनर्जी ड्यू टू द ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी ड्यू टू द एक्सचेंज बिटवीन इलेक्ट्रॉन। बात को ध्यान से समझना, एक्सचेंज बिटवीन इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑर्बिटल्स लिखो यहां पर,
इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑर्बिटल, मतलब आपके मतलब एक्सचेंज एनर्जी क्यों होती है बच्चों? क्योंकि क्या होता है, ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज करने से आपके ऑर्बिटल की एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी डेवलप होती है, ठीक है। अब देखो यहां पर फर्दर एक्सचेंज एनर्जी इज पॉसिबल। अब एक्सचेंज एनर्जी आपकी कहां पॉसिबल होगी उस चीज को समझते हैं। फर्दर एक्सचेंज एनर्जी इज पॉसिबल ओनली बिटवीन किसके बीच आपकी होगी? ओनली बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर आपके सेम कॉन्फ़िगरेशन के इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं के बीच आपका एक्सचेंज हो सकता है। एक्सचेंज आपका उन्हीं के बीच हो सकता है जिनका आपका सेम कॉन्फ़िगरेशन रहे, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के बीच आपका यहां पर एक्सचेंज होगा, ठीक है। इससे क्या समझ में आया? स्टेबिलिटी आपकी जितनी ज्यादा अब आपका कंपाउंड, अब आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सचेंज एनर्जी। अब समझ लो बात को, यहां से एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बात समझने लायक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत अच्छी बात है और बात समझने लायक है। मतलब एक्सचेंज एनर्जी उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। समझना बात को ध्यान से। एक्सचेंज एनर्जी आपका क्या होता है? ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में होता है। आपको जो पॉइंट में दिक्कत आया होगा वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों को इस पॉइंट में ही दिक्कत आया होगा, सर इसको कैसे डील करें? चलो लेट सपोज हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल लिया यहां पर मैं एग्जाम्पल लेता हूं D5 और D5 का एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। एक में बनाता हूं D5 और एक में बनाता हूं D3। मैं 3-4 एग्जाम्पल लूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपको जहां डाउट है वो मैं समझ गया हूं, आप लोगों को यही डाउट होगा और कहीं डाउट नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। यहीं पर डाउट होगा आपको, और जिस चीज को मैं स्ट्रेस देके बोल रहा हूं समझने के लिए, वही पॉइंट आपका समझने वाला है, ठीक है। वही पॉइंट आपका समझने वाला है, तो इसीलिए उस पॉइंट पर ज्यादा फोकस करो। अब इसमें डी में 5 इलेक्ट्रॉन भरो। कैसे भरोगे बच्चों? 1 2 3 4 5। अब डी में इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 मैंने भर दिया। अब देखते हैं एक्सचेंज एनर्जी होती क्या है। अब देखो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में सेम कॉन्फ़िगरेशन के, तो ये इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, ये इसके साथ और ये इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन यहां पर किसके साथ होगा एक्सचेंज? इन दोनों के साथ। अब बताओ एक्सचेंज होने पर एनर्जी कहां ज्यादा निकलेगी? जहां नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होगा, मतलब जहां नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होगा, नंबर ऑफ एक्सचेंज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा? एक्सचेंज एनर्जी। अब बताओ एक्सचेंज एनर्जी किस में ज्यादा है? 5 में। 5 में इन 4 तरीके से होगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आपको माइंड में क्या चल रहा है मैं आपको समझ पा रहा हूं बच्चों अच्छे से, आप लोग चिंता ना करो। अगर मैं बात करूं यहां पर मैं ले लेता हूं एक और एक्सचेंज एनर्जी में D5 और D7। एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चों में ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैंने ले लिया यहां पर D5 और मैंने यहां ले लिया D7। अब बताओ एक्सचेंज एनर्जी निकालो। 1 2 3 4, ठीक है। यहां पर निकालो 1 2 3 4। अब देखो यहां पर आपका D5 है और यहां पर आपका D7 है, तो 1 2 3 4 5 और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ इन दोनों में से किसमें एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा लगेगी? अब आपको बताता हूं, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही होगी 100%। मैं श्योरली बोल रहा हूं आपको यहां प्रॉब्लम आएगी। तो समझना इन सबका इलेक्ट्रॉन, इन सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो इसका मतलब यहां एक्सचेंज आपका कितना होगा? यहां आपका इतना एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन इसमें इन दोनों का सेम है और इन तीनों का सेम है, तो ये आपस में सेम वाले आपस में ही आपके एक्सचेंज होंगे।
और यहाँ पर आपके कितने एक्सचेंज हुए बच्चों? यहाँ पर आपके एक्सचेंज देख लो ना, नंबर ऑफ एक्सचेंज, सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले ही एक्सचेंज होते हैं, मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए ये आपका एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर 3 है तो कितने एक्सचेंज हुए बच्चों? यहाँ पर 3 हुए, लेकिन यहाँ पर कितने हुए? 5 हुए। अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसमें एक्सचेंज ज्यादा होगा। अब देख सकते हो यहाँ पर 4 तरीके से एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर आपके 3 तरीके से एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर आपका 4 तरीके से एक्सचेंज हो रहा है और यहाँ पर आपके 3 तरीके से एक्सचेंज आपका हो रहा है। तो एक्सचेंज एनर्जी किसमें ज्यादा होगी बच्चों? D5 में। अब हम एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, D10 और D5 को कैसे समझाया गया इसमें? पहले थियरी नहीं आई, पहले आपका प्रैक्टिकल आया, उसके बाद आपकी थियरी आई। देखो यहां पर D5, अब देखो D5 और D10 में आप लोगों को पता लगाना है। अब देखो एक्सचेंज कैसे होगा बच्चों? यहां पर अगर मैं निकालना चाहूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहां पर 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले हम नंबर ऑफ एक्सचेंज देखेंगे। जब आपका सब कुछ सिमिलर आ रहा है देन आफ्टर हम क्या देखेंगे बच्चों? उसको समझना है। 1 2 3 4, ये इसी तरीके से रिपीट वाला भी दिखाएगा। ये इस तरफ भी एक्सचेंज हो सकता है। यहां से 2 टाइप के एक्सचेंज आपके दिखेंगे। यहां से आपके कितने टाइप के एक्सचेंज दिखेंगे बच्चों? 2 टाइप के एक्सचेंज आपके दिख रहे होंगे। हर किसी में दो तरीके से एक्सचेंज आपका हो सकता है। लेकिन अगर मैं देखना चाहूं उसमें, तो उसमें कितने, एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही तरीके से एक्सचेंज होगा। यहां पर एक ही तरीके से एक्सचेंज हो रहा है। देखो 1 2 3 4, तो यहां पर 4 तरीके से एक्सचेंज हो रहा है। यहां पर देखो ऐसे भी एक्सचेंज हो सकता है, ऐसे भी एक्सचेंज हो सकता है। तो कितने हुए बच्चों? एक्सचेंज एनर्जी इसमें ज्यादा हो रही है तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। समझना बात को, आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये इधर भी जा सकता है, सर ये यहां भी जा सकता है। कितने हो गए? 4 तो इसमें हो गए सर, इसमें भी आपके 4 ही एक्सचेंज है। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है? पहले हमको टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज देखना है। पहले हमको टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज देखना है, उसके बाद जब आपके टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज अगर आपके सेम हो जाए, मतलब सिंपली एक्सचेंज निकालना है, जब आपके टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज सेम हो जाए उसके बाद हमको देखना है, उसके बाद हमको देखना है कि किसमें आपका एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से हम यहां पर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होने की वजह से यहां पर आपका D10 ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद D5 और यहां पर भी आपका D3 से D5। अभी मैं एक और कंसेप्ट की बात कर लेता हूं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया D5 और P3। अब देखो P3 में आपका क्या होगा बच्चों? अब यहां D5 है, ये काम आएगा बच्चों आपके, ये काम आएगा इनऑर्गेनिक में काफी हाई लेवल पे। ठीक है, काफी ज्यादा अमाउंट में काम आएगा बच्चों, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अब देखो यहां पर एक्सचेंज कितना हो रहा है? 1 2 3 4 और यहां पर कितना हो रहा है? 1 2। अब बताओ कहां पर एक्सचेंज आपकी ज्यादा है? D5 में आपको दिख गया, तो यहां पर एक्सचेंज ज्यादा होने की वजह से इसकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब बात यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मैंने यहां पर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को डील किया है। ठीक है, काफी सिंपल है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं बच्चों नेक्स्ट इसमें कि मैंने क्रोमियम और कॉपर का किस तरीके से लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने कॉपर और क्रोमियम का किस तरीके से लिखा था उसको समझ लेते हैं। देखो अब ध्यान से, इसी तरीके से हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कॉपर और क्रोमियम का। तो यहाँ पर क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, क्रोमियम और कॉपर। तो यहां पर आ गया आपका 24, यहां पर आ गया आपका 29। अब देखो इसका तुमने लिखा था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, 4s2 3d4। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा संयम रखो, धीरे धीरे आपको सब आएगा, इतना हड़बड़ाहट मत रखो। 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अब देखो यहां पर
यहां पर समझना, यहां पर इस पॉइंट को ध्यान से समझो। अगर मैंने s के एक इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दिया और इसमें s के एक इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दिया, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहां पर ये क्या बन जाएगा बच्चों? इसी एक्सचेंज की बात की थी बच्चों, मैंने स्टार्ट मैंने यहीं से लिया था, इनिशिएट मैंने यहीं से किया था। 2p6 3s2 3p6 4s1 4s1 3d5 और यहां पर मैंने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। अब देखो, अब आप लोग सिंपली बोल सकते हो यहां पर पहले d9 था, यहां पर पहले d10 है। अब d9 ज्यादा स्टेबल होता है कि d10? समझो, आपका d10 होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है, यहां तो सिमेट्रिकल से निकाल सकते हैं। यहां पर आपका d4 ज्यादा स्टेबल होगा कि d5? बोलो, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहां पर आपका d5 ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ये वाला गलत हुआ था। अब देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा गलत क्यों हुआ था। हमेशा ध्यान रखना एक चीज कि जो आपका हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे? पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉन से। तो इस क्यों होता है? क्योंकि वो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए। अब उसके बाद हमारा आया एक्सचेंज एनर्जी। तो एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है? से मतलब ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने से आपकी क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है और वही आपके स्टेबिलिटी का और रीजन कर सकता है। लेकिन एक्सचेंज कब होता है? जब आपके सेम कॉन्फ़िगरेशन के आपके इलेक्ट्रॉन हो वही आपस में एक्सचेंज करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक आपका पेयर्ड है एक आपका अनपेयर्ड है तो वो आपका एक्सचेंज कर रहा है। जैसे मैंने थर्ड एग्जांपल में बताता था, एक आपका पेयर्ड है एक आपका अनपेयर्ड है, वो आपका एक्सचेंज कर रहा है। सॉरी, सेकंड या थर्ड एग्जांपल में बताता था, सेकंड एग्जांपल में सॉरी, जो एक आपका पेयर्ड है एक आपका अनपेयर्ड है तो वो आपस में एक्सचेंज कर रहा है। ऐसा नहीं, सेम कॉन्फ़िगरेशन के आपके इलेक्ट्रॉन आपस में ही एक्सचेंज होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप अलग अलग का एक्सचेंज कराओगे, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि ये वाला क्यों करेक्ट है, ये वाला क्यों हमारा करेक्ट है और ये वाला क्यों करेक्ट है, ये वाला क्यों इनकरेक्ट है, आपको अब समझ में आ गया होगा। ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूं यहां पर, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक्सेप्शंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज प्रेजेंट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन प्रेजेंट होने का रीजन क्या है? ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब आप लोगों को आ जाएगा, अब आप लोगों का होमवर्क क्या है बच्चों? होमवर्क आज भी ज्यादा दूंगा, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। समझते हैं यहां पर, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग। आप लोगों को होमवर्क दूंगा, बहुत ज्यादा दूंगा बच्चों, आज थोड़ा सा टाइम लेके करना है इसको, आज के आज ही, ठीक है। और जो मैंने डीपीपी दी है उसका मैं आप लोगों को सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन बना के भेज दूंगा, डोंट वरी। पहले इसको समझो, ठीक है। और आप ऐसा मत समझो कि मैंने किसी का चेक नहीं करूंगा, मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं सबका होमवर्क चेक करता हूं, सबका होमवर्क मैं डेली चेक करता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे पहले हाइड्रोजन 1 होता है, ठीक है, हीलियम 2 3, लिथियम, आपको इन सबका लिखना है, बेरिलियम, बोरोन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 8 9 6 7 8 9, फ्लोरीन के बाद आपका 10 नियोन के बाद आपका 11। देखो यहां पर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ छेड़खानी मत करना बच्चों, यहां पर आप लोग नहीं कर सकते। यहां पर 4s2 पहले फुलफिल होगा, उसके बाद ये कैसे होगा बच्चों? ये
कब होगा, जब आगे वाला आपका अनफिल्ड हुआ, आगे वाला आपका अनफिल्ड हुआ। देखो जहां जहां एक्सेप्शन होगा मैं वहां वहां बता दूंगा। पहले एक्सेप्शन आया उसके बाद उसकी थियरी आई, समझना, पहले एक्सेप्शन आया उसके बाद थियरी आई, पहले थियरी नहीं आई उसके बाद एक्सेप्शन नहीं बना, पहले एक्सेप्शन आया उसके बाद थियरी आई, पहले समझो। अब यही आपका केमिस्ट्री का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, पहले थियरी आती है उसके बाद आपका उसके ऊपर प्रैक्टिकली वे में पहले सोचा जाता है, उसके बाद आपका प्रैक्टिकली वे में सोचा जाता है, प्रैक्टिकली किया जाता है, उसके बाद आपको उसको थ्योरेटिकल कंसेप्ट में लाया जाता है। इस उल्टा है थोड़ा सा, पहले प्रैक्टिकली देखा जाएगा उसके बाद उसको हम क्या करेंगे बच्चों, थियोरेटिकल कंसेप्ट में लेके आएंगे। ये हमारा केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, थियोरेटिकल कंसेप्ट में लेके आऊंगा। तो ये आपका केमिस्ट्री इस तरीके से चलता है, नहीं ना कि इस तरीके से कि पहले थियरी आ गई उसके बाद हमने उसको एक्सपेरिमेंट करके डाटा निकाला। पहले एक्सपेरिमेंट डाटा होता है उसके बाद उसको हम डिफाइन करते किससे, प्रैक्टिकल वे में। और हर साइंस में ऐसा ही होता है, पहले एक्सपेरिमेंट होता है उसके बाद आपका थियरी निकलता है कि इसके अंदर क्या हुआ। तो थोड़ा समझो, मैग्नीशियम 13, एल्यूमिनियम 14, आपको सिलिकॉन 15, आपको क्या करना है, फॉस्फोरस 16 आपका है बच्चों सल्फर, ठीक है। 17 आपका है बच्चों यहां पर क्लोरीन, 18 आपका है बच्चों यहां पर आर्गन, ठीक है, 18 आपका आर्गन, ठीक है। यहां पर आप लोगों को लिखना है कैल्शियम और पोटेशियम का आप लोग लिख लोगे 19, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये आपको लिखना है 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। इसका होता है बेटा 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30। ये मैंने एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन वो एटॉमिक नंबर लिख दिया है यहाँ पर, इतने तो आपको याद होने चाहिए, ये आपको करना है, ठीक है। 27 यहाँ पर लिख देता, 28 क्वेश्चन, 26 एफई का भी लिख देता हूँ। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज के आज एज अ होमवर्क आप लोगों को करना है, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को डील करना है, ठीक है। इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो एक और मैंने 30 कर देते हैं हम लोग, इसका 35 ब्रोमीन 35 ब्रोमीन, और 30 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 30 में आप लोगों को दे देता हूँ 54 क्रिप्टॉन, 54 आपका क्रिप्टॉन। ये कुछ मैंने दिया हुआ है बच्चों जो आप लोगों को समझ में आ जाने चाहिए, कुछ मैंने आप लोगों को दिया हुआ है जिससे आप लोगों को क्लेरिफाई हो जाएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब इसमें एक्सेप्शन कौन सा बच्चों, क्रोमियम वाला और कॉपर वाला, ये ध्यान रखना है। अब इसका आप लोग थोड़ा सा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी देखोगे, कैसे देखना है वो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग इसमें इतना पढ़ेंगे, आगे जाके पीरियोडिक टेबल में मैं इसको और अच्छे से डिटेल में लूंगा, लेकिन इसके लिए बेसिक नीड्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। बेसिक नीड्स इतना ही होता है बच्चों, इसको तो आप लोगों को इसमें करना है, ठीक है, इसको आप लोगों को डील करना है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हो, ठीक है, काफी इजी और काफी सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद आता है बच्चों हमारा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का कंसेप्ट। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, total number of unpaired electron in total number of unpaired electron in Cr plus 3, ठीक है, and Cr plus 3 and यहां पर Fe plus 2। अब देखो यहां पर इन दोनों में आपको टोटल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं,
ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे बच्चों? अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब जो ऑर्बिटल में अकेला हो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब जो ऑर्बिटल के अंदर अकेला हो, तो वही आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो थोड़ी थोड़ी टर्म्स है बच्चों ये जो आपको समझनी चाहिए। आप देखो सॉल्यूशन, यहां पर मैं लिख देता हूं ऑक्सीजन, यहां पर मैं लिख देता हूं ऑक्सीजन। अब देखो इन दोनों में से मैं ये वाला करूंगा, ये वाला करूंगा, ये वाला आपको खुद करना है, ठीक है। सबसे पहले क्रोमियम, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, और ये क्या होता है बच्चों? एक्सेप्शन होता है। सबसे पहले आइसोलेटेड स्टेट में बना लूंगा, सबसे पहले आइसोलेटेड स्टेट में बना लूंगा, सबसे पहले क्या बना लूंगा? आइसोलेटेड स्टेट, मतलब जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आइसोलेटेड स्टेट में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1, एक्सेप्शन है 3d5। अब बात को ध्यान से समझना कि यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? Cr+3 का मीनिंग क्या है बच्चों? Cr+3 का मीनिंग है रिमूवल ऑफ, Cr+3 की कैसे आएगा? रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cr एटम। Cr एटम से जब मैंने 3 इलेक्ट्रॉन को निकाला है आपका, तब आपका क्या आया बच्चों? Cr+3। तो इसका मतलब इसका मतलब क्या है समझना बेटा। फिर हमको अगर मुझको कन्वर्ट करना होगा, अगर अब मुझको कन्वर्ट करना होगा तो देख लेते हैं। इफ we want to convert Cr in Cr+3, we have to remove 3 इलेक्ट्रॉन। मुझको क्या करना पड़ेगा बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। वी हैव टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन को आप लोगों को यहां पर रिमूव करना पड़ेगा। अब देखो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कंसेप्ट ध्यान रखना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is done in outermost shell। शेल का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑर्बिट होता है, या फिर हम इसमें क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब सबसे बाहर कौन सा होगा? उसी पर होगा। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर हम क्या देख सकते हैं? सबसे जो आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा बच्चों? एन की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है बच्चों? 4 की। तो एन, यहां पर एन वैल्यू किसकी है? इन क्रोमियम हम क्या बोलेंगे? इन क्रोमियम we will remove electron first n equal to 4, पहले हम n equal to 4 में करेंगे। तो ऐसे करने से अच्छा है कि हम क्यों ना हम इसको रीअरेंज कर ले। तो रीअरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? रीअरेंजमेंट को हम कैसे डन करेंगे बच्चों? देखो रीअरेंजमेंट इज डन ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n वैल्यू। रीअरेंजमेंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। तो रीअरेंज किया मैंने Cr24 को जब मैंने रीअरेंज किया तो क्या आया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहां पर 3d5 अंदर चला गया और 4s1 बाहर आ गया, मतलब मैंने n वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंजमेंट किया। तो यहां पर मैंने क्या किया बेटा? रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन on the basis of n वैल्यू के बेसिस पर मैंने रीअरेंजमेंट किया। अब रीअरेंजमेंट जब मैंने n वैल्यू के बेसिस पर किया तो इसका मतलब आप लोगों को क्या समझ में आया? अगर मुझे यहां से अब 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कैसे निकालूंगा बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले s से निकालूंगा, उसके बाद d से निकालूंगा। यहां पर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर लिया। अब क्या करेंगे बच्चों? 2 और इलेक्ट्रॉन निकालने तो अंदर वाले से निकलेगा। तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
3d3। अब खुद सोचो बच्चों, ये आपका फुल फील्ड है, 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 ये आपका फुल फील्ड है। फुल फील्ड के अंदर क्या आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं होगा। आपका केवल और केवल पार्शियली फील्ड या फिर हाफ फील्ड के अंदर आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो यहां पर 3d3, अगर मैं 3d3 बनाना चाहूंगा तो कैसे होगा बच्चों? सिंपली समझते हैं, ये हो गया डी में आपके 3 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3। तो हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर हियर? हियर ओनली हियर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। हियर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, यहां पर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है। आज का आज ही कर लेना बच्चों यहां पर। ठीक है, Fe+2 आपका क्या है बच्चों? होमवर्क है। इसी तरीके से आप लोग Fe+3 Fe+2 को करना। ठीक है, Fe+2 को आप लोग करना। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे? देखो यहां पर अब हम कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीजन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? यहां पर अब देखो यहां पर ऑक्सीजन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखो यहां पर मैंने लिखा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो 8 जब इसका एटॉमिक नंबर होगा तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p4। अब ये आपका 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 8 के लिए मैंने लिख दिया। क्या इस पर कोई चार्ज है? नहीं है। यहां पर किसी भी टाइप का कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट है। यहां पर किसी भी टाइप का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो अब देखते हैं हम क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या होना चाहिए। अब देखो आउटर मोस्ट हमारा एन वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो अरेंज करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर हम देख लेते हैं, ये तो आपका फुल फील्ड है, ये भी आपका फुल फील्ड है। बचा क्या आपका? P4 ही बचा ना। P में कितने 3 होते हैं? 1 2 3 4। अब तो कितने अनपेयर दिख रहे बच्चों आपको? 2 अनपेयर दिख रहे। तो यहां पर क्या होगा? हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितने? 2 इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर है? 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। तो आप लोगों को पता पड़ गया कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को निकालने का तरीका आप लोगों को समझ में आ गया। इसके साथ आप एक और क्वेश्चन लिख लो बच्चों, एक और क्वेश्चन जो आपको फायदा देगा। O-1, इसका भी आप लोग नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालना, और कैल्शियम +2। हाँ, इतना काफी है। ठीक है, इतना आप लोग मुझे निकाल के फोटो जरूर सेंड करना, ताकि मुझे पता पड़े कि कौन कौन कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है, और किस किस का सही है। मैं सबका होमवर्क चेक करता हूँ, हाँ, बस मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ। इसका रीजन ये है कि बच्चों मुझको भी है ना देखना पड़ता है, समझना पड़ता है सब चीजें। तो इसलिए मुझको भी है ना, मतलब आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से हम लोग रिप्लाई नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने नहीं देखा आपका होमवर्क, हमने आप लोगों का सारा होमवर्क देखा है। ठीक है, डोंट वरी, उसके लिए आप लोग मतलब टेंशन मत लो। और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि किसने गलत लिखा है, किसने सही लिखा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। हाँ, जो भी आपकी गलती होगी वो मैं डाउट सेशन में बिना आपका नाम लिए, बिना आपका बोले, मैं अपने आप क्लियर कर दूंगा। बस आप लोग डाउट सेशन डेली अटेंड करो, क्योंकि डाउट सेशन से आप लोगों को काफी कुछ कंसेप्ट याद हो गए होंगे आप लोगों को अभी तक। चलो, तो ये तो था अनपेयर इलेक्ट्रॉन। एक और क्वेश्चन देख लेते बच्चों। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यहां पर फाइंड द क्वांटम नंबर for 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ नहीं 10th कर लो, 10th and 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम के आपका 10th इलेक्ट्रॉन और 11th इलेक्ट्रॉन का आपको क्वांटम नंबर निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? फर्स्टली वी हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Na का देखो 1s2 2s2 2p6 3s2।
अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं 10th इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूंगा, तो 10th इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ प्रेजेंट होगा? 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज प्रेजेंट इन 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज प्रेजेंट इन 2p सबशेल, 2p सबशेल। अब आप देख सकते हो कि यहां से काउंट भी करो 2 2 6। 10th इलेक्ट्रॉन आपका कहां प्रेजेंट है? 2p सबशेल में। जब आपका 10 नंबर 2p सबशेल में प्रेजेंट है तो यहां तक तो मैंने 4 कर दिया, यहां तक 4 हो गया। 4 के बाद आपको क्या करना है बच्चों? 4 के बाद आपको 1 2 3 4 5 6, 4 के बाद 4 5 6 7 8 9 10, ये वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है, ठीक है। या फिर ये तो ऐसा भी हो सकता है ना बच्चों, ये तो ऐसा भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था और पाउली प्रिंसिपल, ये ऐसा भी तो हो सकता है, ये आपका ऐसा भी तो हो सकता है। ये हो गया आपका 10वां इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी है 10th इलेक्ट्रॉन होने की, ठीक है। 10th इलेक्ट्रॉन होने की यहां पर दो पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैंने इसका स्पिन मान लिया s इक्वल टू, इसका स्पिन मान लिया -12, तो इसका स्पिन मुझे क्या मानना पड़ेगा अपने आप? +12। तो स्पिन वैल्यू ±12 ही होगी। स्पिन वैल्यू क्या होगी बच्चों इसकी? ±12 ही होगी। तो आप बताओ इसमें n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। l की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, ठीक है। ml की वैल्यू क्या होगी? ml की वैल्यू आपकी होगी +1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और -1 भी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना बच्चों। ये भी कभी आपका कभी -1 का होगा, तो कभी ये आपका +1 का होगा, कभी ये आपका 0 का होगा, तो कभी ये आपका +1 का होगा, तो कभी ये आपका 0 का होगा, कभी ये आपका -1 का होगा। इस तरीके से होते हैं। ml की वैल्यू आपकी फिक्स नहीं है, ओनली dz2 के लिए फिक्स है, dz2 के लिए 0 होती है। अगला मैंने बोल दिया यहाँ पर एक और क्वांटम नंबर निकाल लेते हैं। s की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? ±12। ये मुझे नहीं पता ना कि मैंने ऐसे भरा है कि ऐसे भरा है, ये मुझे नहीं पता, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? ±12, ठीक है। अगर मैंने दिखाया भी होता कि ऐसा है, तो हम उसको बोल नहीं सकते ना कि ऊपर वाले को मैंने +12 माना है, नीचे वाले को -12 माना है, ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता। हाँ, एक को अगर मैंने माइनस माना है तो दूसरे को उसके एंटी में मानेंगे, ऐसा मैं बोल सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीचे वाले को क्या पता मैंने प्लस मान लो और ऊपर वाले को मैंने माना माइनस, तो फिर उस तरीके से आपकी वैल्यू जनरेट आपकी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब हम चलते 11th इलेक्ट्रॉन। तो 11th इलेक्ट्रॉन आपका कहां प्रेजेंट होगा? 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज प्रेजेंट इन 2s सबशेल। अब देखो 2s सबशेल में जब आपका 11th इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, 11th इलेक्ट्रॉन जब आपका 2s सबशेल में प्रेजेंट है, यहां पर इसको ऐसे ना लिख के और करके लिख लो, दोनों हो सकती है, ठीक है, दोनों में से कोई एक, ठीक है। अब देखो यहां पर 11th इलेक्ट्रॉन आपके कहां प्रेजेंट है बच्चों? यहां पर आपका, सॉरी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने गलत लिखा है, यहां पर आपका 1 हो जाएगा। देखो 11th इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, 10th इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, ठीक है, यहां पर आपका 11th इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखो 11th इलेक्ट्रॉन आपका 3s में प्रेजेंट है, सॉरी 3s में आपका 11th इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 3, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, ml की वैल्यू, s के लिए ml की वैल्यू कितनी होती है? एक ही होती है, वो भी कौन सी होती है? 0 होती है, कंफर्म। इसके बाद s की वैल्यू क्या होगी बेटा? या तो वो +12 वाला होगा या तो वो -12 वाला होगा। तो इस तरीके से हम यहां पर देखो मैंने क्या किया, मैंने एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढा। मैंने क्या ढूंढा? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्वांटम नंबर है वही उसका क्या बताएगा बच्चों? एड्रेस बताएगा। वही उसका क्या बताएगा बच्चों? एड्रेस बताएगा, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरीके से आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डील करना है। काफी इजी है, काफी सिंपल है, एक दो बार करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और डीपीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस, उसके लिए चिंता ना करो, आप बस इसको एक एक बार रिपीट करो अच्छे से। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आया होगा और कल का लेक्चर काफी ज्यादा आपका, मतलब यहां तक अगर आपने कवर किया तो कल का लेक्चर 100% आपको समझ में आएगा, क्योंकि कल का लेक्चर इन्हीं सबके एप्लीकेशन के ऊपर मैंने कम से कम करीब 10 to 15 क्वेश्चन बनाए ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।